हेलो एवरीबॉडी। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ये लेटेस्ट एडिशन जो है नीमराज सुंडा बुक का उस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस बुक में टोटल चैप्टर्स 16 दिए हुए हैं, तो 16 लेक्चर्स में ये पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। तो इस लेक्चर सीरीज जिसमें हम इस बुक को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसके फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, इसी के साथ साथ एक और प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हर एक चैप्टर के हिसाब से क्विज़ ऐड करी जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट में भी 16 वीडियोस होंगे और 16 चैप्टर्स के क्विज डाले जाएंगे। तो दोनों ही प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी इस लेक्चर को देखते हैं हम, जिसमें हम जनरल एग्रीकल्चर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लेक्चर वो देख सकते हैं जिसमें जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर यूनिट से। सबसे पहले है जोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, 328.74 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि आप 329 मिलियन हेक्टेयर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिपोर्टिंग एरिया है 306 मिलियन हेक्टेयर। टोटल डिग्रेडेड लैंड इंडिया में कितना प्रेजेंट है, 187 मिलियन हेक्टेयर। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है इंडिया का, 211.36 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस इरीगेटेड एरिया बहुत ही कम है, 112.23 मिलियन हेक्टेयर्स है। और नेट इरीगेटेड एरिया 75.46 मिलियन हेक्टेयर है। नेट क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो वो हो जाता है 139.9 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्रॉस का मतलब क्या है और नेट का मतलब क्या है। ग्रॉस मतलब एरिया इनटू नंबर ऑफ टाइम्स उसमें जहाँ क्रॉपिंग करी गई है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 1 हेक्टेयर का लैंड है, 1 हेक्टेयर एरिया है, लेकिन इसमें आप एक साल में 3 क्रॉप ले रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, 3 × 1। होप आपको समझ में आ गया होगा। बट नेट जो है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, नेट वाला जो है वो हमेशा 1 हेक्टेयर ही होगा। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेट इरीगेटेड या नेट क्रॉप्ड एरिया जो है, नेट इरीगेटेड से समझ लीजिए, नेट इरीगेटेड एरिया है इंडिया का 75.46 नेट इरीगेटेड, यानी इतने एरिया में इरीगेशन अवेलेबल है। लेकिन ग्रॉस इरीगेटेड कितना है, 112.23 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा बार साल में इरीगेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है इंडिया की, 151.08%। और इरिगेशन का मेजर सोर्स इंडिया में कौन सा है, तो ट्यूबवेल है। 48% जो इरिगेशन इंडिया में करी जाती है वो ट्यूबवेल के पानी से करी जाती है। और सेकेंड सोर्स क्या है इरिगेशन का, कैनाल का। 22.96% इंडिया में जो इरिगेशन कराया जा रहा है वो कैनाल वाटर से किया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट लगाया हुआ है। अगर इसी एरिया को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, टोटल एरिया दिया हुआ है 328.74, तो ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है वो 328.74 का कितना परसेंट है, इसका 80.9 जो है वो 20.71% है। और फॉरेस्ट डाटा ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। अपना है कितना, 21.71। स्टेट जिसका हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया है वो कौन सा है, हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। टोटल इंडिया के टोटल एरिया का 10.41% एरिया राजस्थान में है। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, ज्योग्राफिकल एरिया सबसे कम किसका है, गोवा का है। सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है एरिया में, तो मध्य प्रदेश। और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें, जैसे एरिया ज़्यादा है लेकिन मिजोरम में अगर उस स्टेट के जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज अगर देखें तो उस स्टेट के एरिया का 85.41% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। और लोएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा पल्स प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, यूपी में। और कोर्स सीरियल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, वो आता है मध्य प्रदेश। और फर्स्ट नंबर पे व्हीट कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, यूपी में। और सेकंड नंबर पे व्हीट कहाँ उगाया जाता है, पंजाब में। तो व्हीट सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है यूपी में, उससे कम उगाया जा रहा है पंजाब में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में उगाया जा रहा है। और रैपसीड एंड मस्टर्ड सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट, यानी एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो टोटल ग्लोबल वाटर का कितना परसेंट है, 0.001% वाटर है। टोटल ग्लोबल वाटर जितना भी है धरती पे उसका 0.001% वाटर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है, वेपर्स के फॉर्म में। वर्ल्ड का हम बात करें एनुअल प्रेसिपिटेशन तो 1000 mm होता है।
और इंडिया का एनुअल प्रेसिपिटेशन या एनुअल रेनफॉल की हम बात करें तो 1194 mm होता है, यानी कि 1194 मिलीमीटर्स। जेनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम कितना होता है इंडिया में? 400 मिलियन हेक्टेयर्स। मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इज अंडर गंगा बेसिन, यानी कि गंगा बेसिन में जो एरियाज आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन अवेलेबल है। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। और स्प्रिंकलर इरिगेशन राजस्थान में ज़्यादा यूज किया जाता है। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को कंबाइन करके अगर बात करते हैं तो पांडिचेरी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट कितना है? 1091 kg पर हेक्टेयर वहाँ पे फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। अगर सिर्फ स्टेट की हम बात करें तब सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है? पंजाब में। बट डिफरेंस देख लीजिए पांडिचेरी और पंजाब का कितना ज़्यादा है। पांडिचेरी में है 1091 kg और पंजाब में है 190 kg। टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में। यहाँ रेट की बात करी जाती है, फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है? यूपी में। एवरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन अगर इंडिया की बात करें तो वो है 137.15 kg पर हेक्टेयर। यहाँ फर्टिलाइजर में हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, यानी एनपीके फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं। तो एवरेज कंजम्पशन रेट कितना है? 137.15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है अपना 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स कितना कंज्यूम किए गए हैं? 63.94 मिलियन टन्स। इंडिया में करंट एनपीके यूज रेशियो कितना है? 7.7:3.1:1। ये इंडिया का डाटा है। नाइट्रोजन 7.7 kg में दिया हुआ है, ये एक्चुअली रेशियो है तो उसमें यूनिट का कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। तो एनपीके का रेशियो जो है इंडिया में मतलब कितना है अभी? 7.7:3.1:1। और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर इंडिया में जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? यूरिया। स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, ये ऊपर में भी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा पंजाब में इरिगेशन अवेलेबल है। पंजाब का 92.7% कल्टिवेटेड एरिया जो है वहाँ पे इरिगेशन अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो एबव बीपीएल है वो भी पंजाब में ही प्रेजेंट है। फूड ग्रेन्स यानी कि सीरियल प्लस पल्सेस, उसका प्रोडक्शन सबसे इंडिया में कितना होता है? 329.68 मिलियन टन्स। टोटल पल्स प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है? 26.05 मैट्रिक टन। और वैसे ही पल्सेस में हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका होता है? ग्राम का। टोटल पल्स प्रोडक्शन तो दिया हुआ है, तो उस पल्स में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? ग्राम का। 12.26 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होता है ग्राम का। उसके बाद होता है अरहर का प्रोडक्शन। ऑयलसीड का प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है? 41.35 मिलियन टन्स। और ऑयलसीड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। राइस का प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? 135.75 मिलियन टन्स। और वीट का प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? 110.55 मिलियन टन्स। शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? 490.53 मिलियन टन्स। कॉटन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ बेल्स में बात करी जाती है, कॉटन को बेल्स के यूनिट में मेजर किया जाता है, और वो कितना है? 33.66 मिलियन बेल्स। 33.66 मिलियन बेल्स। और टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, 230.58 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होता है मिल्क का। और मिल्क अवेलेबिलिटी यानी कि पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक इंडिविजुअल को हर दिन कितना मिल्क अवेलेबल है इंडिया में? 459 ग्राम, यानी कि लगभग आधा लीटर मिल्क अवेलेबल होता है। टोटल फ्रूट इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे भी आता है। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया में? 107.10 मिलियन टन्स। और वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना होता है? 209.14 मिलियन टन्स। तो अगर पोटैटो प्रोडक्शन की बात करें तो ये डाटा जो है 21-22 का, वो लिखा हुआ है कौन सा डाटा कब का है, जो भी करंट सर्वे हुआ है उसका डाटा यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन में चेंज कर दिया गया है। तो पोटैटो का प्रोडक्शन कितना होता है? 53.58 मिलियन टन्स। और ओनियन का प्रोडक्शन होता है 31.3 मिलियन टन्स। अब ओवरऑल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना होता है? 347.18 मिलियन टन्स। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका किया जाता है? बनाना का। उसके बाद मैंगो का होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि फ्रूट्स में मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स तो है, बट प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाना का होता है और उसके बाद मैंगो का प्रोडक्शन होता है। टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इज 28.04 मिलियन हेक्टेयर्स।
ये हॉर्टिकल्चर के अंदर इतना एरिया है इंडिया का। हनी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। ऊल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। टोटल ऊल जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसका 47.98% अकेला राजस्थान प्रोड्यूस करता है। एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और टोटल एग प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है? 138.38 बिलियन एग्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एग की अवेलेबिलिटी कितनी है? एनुअली, यानी एक साल में हर एक इंडिविजुअल के लिए 101 एग अवेलेबल है। पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स कितना है? 101। लीडिंग स्टेट इन मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। और कौन से एनिमल का यूज किया जाता है मीट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा? तो पोल्ट्री का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ओवरऑल जो मीट प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो उसका 50% लगभग आधा मीट जो पोल्ट्री से प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में टोटल मीट प्रोडक्शन कितना होता है? 9.77 मिलियन टन्स। पेस्टिसाइड कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम किया जाता है? विच स्टेट इज सेकेंड लार्जेस्ट? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम किया जाता है? महाराष्ट्र में। और सेकेंड नंबर पे आता है यूपी। सेकेंड नंबर वाला आप स्किप कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र का है, वो याद रखना है। और किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड देना पड़ता है? तो कॉटन में सबसे ज़्यादा देना पड़ता है। कॉटन कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कि पर हेक्टेयर हाईएस्ट कंजम्पशन, यानी कि रेट की बात करी जा रही है। तो पेस्टिसाइड कंजम्पशन का रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ क्या बात करा जा रहा है? रेट। वर्ल्ड में पेस्टिसाइड कंजम्पशन का रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है? सेंट ल्यूसिया। वहाँ पे 20 kg हर एक हेक्टेयर में पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी वाइज लार्जेस्ट पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग कंट्री। यहाँ तो रेट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन क्वांटिटी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो है वो पेस्टिसाइड को यूज़ करता है। और इंडिया में कितना पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है? 52,750 टन पेस्टिसाइड जो है इंडिया में यूज करे जा रहे हैं। तो पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग कितना पेस्टिसाइड है वो आप कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो 0.6 kg पर हेक्टेयर जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इंडिया में यूज करे जा रहे हैं। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? यहाँ पे थोड़ा सा डाटा पुराना हो गया है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो है प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर। ये अब सही हो गया। शिवराज सिंह चौहान जो है प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो श्री शिवराज सिंह चौहान है। ये आप लोग सही कर लेंगे। टोटल केवीके अभी जनवरी 24 तक इंडिया में कितना था? 731। किसी किसी साइट पे 732 भी मिल जाता है, बट फिर भी मैं तो 731 को ही सही कंसिडर करके चल रहा हूँ। हाईएस्ट केवीके सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो यूपी में 89 केवीकेज अवेलेबल है सिर्फ यूपी में। राजस्थान में कितना केवीके है? 47 केवीके अवेलेबल है राजस्थान में। ये 2022 का डाटा है। प्रेजेंट डीजी कौन है आईसीआर के? डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है मोनोक्रोटोफास, दूसरा है डाइकोफॉल, तीसरा है डाइनाकैप, चौथा है मिथोमिल। और दिसंबर 20 विच इंसेक्टिसाइड्स बैंड? कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स को बैन किया गया था? तो वो है फोरेट। पहला है फोरेट जो कि बैन हुआ है, दूसरा है कार्बोफ्यूरॉन, तीसरा है फॉस्फोमाइडॉन, चौथा है डाइक्लोरोबॉस, पांचवा है एलाक्लोर, छठा है ट्राईएजोफॉस और सातवां है ट्राइक्लोरोफॉन। इतने 20 दिसंबर को बैन कर दिए गए थे। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट कौन सा है? अगर वाटर बॉडीज में हम बात करें तो आर्सेनिक जो है वाटर बॉडीज में सबसे ज़्यादा पॉइजनस माना जाता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन का कहाँ पे पाया जाता है? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर के आसपास। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन एक्ट कब किया गया था? 1980 में। द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडीज। सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी वाटर बॉडीज का टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं? बीओडी टेस्ट, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लोरीन, यानी कि डिसइंफेक्टेंट किसको यूज करते हैं? हम क्लोरीन को यूज करते हैं वाटर प्यूरिफाई करने के लिए। और कौन से गैस से एसिड रेन होता है? SO2 एंड NO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। कौन से गैस से एसिड रेन होता है? SO2 एंड NO2।
पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल का अल्टरनेटिव कौन सा है? प्रोपेन है। इससे पॉल्यूशन नहीं होता है और ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जा सकता है, इनफैक्ट किया भी जा रहा है, बट अभी बड़े लेवल पे नहीं यूज़ हो रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके वजह से होती है? हुई थी, आई मीन माइक के वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1984 में हुई है। अभी मिथाइल आइसोसाइनेट क्या चीज़ के लिए यूज किया जा रहा था? कौन से इंसेक्टिसाइड को बनाने में? कार्बेरिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो फेमस बुक जो है साइलेंट स्प्रिंग, उसके ऑथर कौन है? रिचर्ड कार्सन। रिचेल कार्सन ने बुक लिखा है साइलेंट स्प्रिंग, और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1962 में। इसी बुक में उन्होंने डीडीटी के हार्मफुल इम्पैक्ट्स के बारे में बताया था, तो उसके बाद से थोड़ा सा डीडीटी पे यूज़ कम कर दिया गया है। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ है? 12 जुलाई 1982 को। आरबीआई जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1935 में एस्टेब्लिश हुआ है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड के चेन से बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन जो बना है, तो प्रोटीन एक मोनोमर है, उसका यूनिट कौन है? प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर से बना होता है। ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन जो डैमेज हो रहा है वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है? सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोरीन होता है। आगे लिखा हुआ है, आगे ही देख लेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaC डिस्ट्रॉयज अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, यानी CFC का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि 1 CFC 1 लाख ओजोन यानी कि O3 मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस फील्ड होता है? सभी को पता होगा, CO2 फील्ड होता है। अब एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? ये 2021 का डाटा है 19.9%, बट रिसेंट डाटा जो है वो और कम हो गई है, अप्रॉक्स 18 या 18.2% आप बोल सकते हैं प्रिसाइजली बात करें तो। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुलाव यूज किया जाता है सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए? तो माउल्डबोर्ड पुलाव ये यूज किया जाता है सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टोर्ड फूड कौन से फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ऑन विच क्रॉप फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट वाज हेल्ड ऑन? कौन से क्रॉप पे पहला AICRP हुआ था? मेज पे हुआ था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुआ था। फर्स्ट AICRP कौन से क्रॉप पे हुआ है? मेज पे हुआ है। कब हुआ है? 1957 में हुआ है। फर्स्ट NRC यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर किसके लिए बनाया गया था? ग्राउंडनट के लिए। कहाँ पे बनाया गया था? गुजरात में बनाया गया। जी से याद रह जाएगा। तो बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है बायोस्फीयर का डेफिनेशन दिया हुआ है। बायोस्फीयर क्या होता है? द रीजन इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो तीनों को मिला के लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को मिला के हम क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर बोल देते हैं। अब हम देखेंगे अपना यूनिट 2। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। यहाँ हम देखने वाले हैं कौन से वर्ड का ओरिजिन क्या है। जैसे एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। अगर का मतलब होता है सॉइल, और कल्चरा का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक ओरिजिन का है, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी का डेफिनेशन यहाँ से निकल के आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर, ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। ये हॉर्टस जिसका मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा जिसका मतलब होता है कल्चर या फिर ग्रोइंग, इन 2 वर्ड से मिलकर बना है। पोमोलॉजी जो है वो लैटिन ओरिजिन का है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो है पोमम जो कि लैटिन ओरिजिन का है, और दूसरा वर्ड है लोगोस जो कि ग्रीक ओरिजिन का है। जिसको बोल देते हैं कम्बिनेशन ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। तो पोमम का मतलब हो जाता है फ्रूट, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। अगला है अपना ओलेरी कल्चर, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड ओलेरिस जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब, और इंग्लिश वर्ड कल्चरा जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर जो है वो भी एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। जैसे फ्लोरिस का मतलब हो जाता है फ्लावर, और ये फ्लोरिकल्चर जो है वो कंसर्न होता है फ्लावर कल्टीवेशन और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कल्टीवेशन से। एक्सटेंशन भी एक लैटिन वर्ड है, यहाँ भी 2 वर्ड्स हैं। एक्स का मतलब होता है आउट, और टेंसियो मतलब होता है स्ट्रेचिंग। आउट स्ट्रेचिंग यानी कि हम स्ट्रेच करके टेक्नोलॉजीज को लैब से लैंड में ले जाने की बात हम देखते हैं एक्सटेंशन में। अगला है सॉइल। सॉइल अपना लैटिन वर्ड है, यहाँ भी जो सोलम वर्ड से बना है। सोलम का मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर। अगला है अपना मॉनसून। मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड मौसीम से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज इन सीजन।
अगला वर्ड है अपना बायोडाइवर्सिटी, बायोडायनेमिक्स। ये ग्रीक वर्ड बायोस जिसका मतलब लाइफ और डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी, इन दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रक गार्डनिंग ये एक फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड, ट्रॉकेटर जिसका मतलब होता है टू बार्टर या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रॉकेटर से वर्ड बना है ट्रक गार्डनिंग, और ये ट्रॉकेटर वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है। फिर नेमाटोड्स जो है वो ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, नीमा जिसका मतलब होता है थ्रेड और ट्वाइड का मतलब होता है फॉर्म, यानी थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ते हैं निमेटोलॉजी में। पेडोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है, पेडोन का मतलब होता है सॉइल या अर्थ, और लोगोस मतलब स्टडी, तो पेडोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सॉइल, मतलब पेडोलॉजी में हम सॉइल के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। इडेफोलॉजी भी हम स्टडी ऑफ सॉइल ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम सॉइल की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से, बट वो हम आगे देखेंगे सॉइल साइंस में। यहाँ बस ये देख लो इडेफोलॉजी जो और पेडोलॉजी दोनों जो है ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। मार्केट जो है लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, ये मार्केटस से बना है, मार्केटस का मतलब होता है प्लेस वेयर ट्रेड और टैरिफ और मर्चेंटाइज हैपेंस। इवोल्यूशन जो है वो लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, इवोल्यूसियो से बना है जिसका मतलब होता है अनरोलिंग या फिर रोलिंग आउट। इंजाइम जो भी ग्रीक वर्ड है, इनका मतलब होता है अंदर, और जाइम का मतलब होता है फर्मेंट या फिर लिविंग, यानी कि इंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। क्रेडिट जो है वो लैटिन वर्ड है, जो क्रेडो है उससे बना है, क्रेडो का मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। लेग्यूम, लेग्यूम भी लैटिन वर्ड है, लेग्यूमेन से बना है जिसका मतलब होता है बीन। पल्सेस भी लैटिन वर्ड है, और ये पल्सस जिसका मतलब होता है प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन्स, उससे बनाया गया है। अगला है अपना सीरियल, सीरियल रोमन ओरिजिन का वर्ड है। अगला है शुगर केन, ये संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है। अगला है कॉटन, कॉटन भी संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है। कपास, कपास से मिला है कॉटन ट्री, कपास का मतलब ही होता है कॉटन ट्री। अगला है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ग्रीक वर्ड है। एरेचिस जिसका मतलब होता है ग्राउंडनट, ग्रीक वर्ड एरेचिस से ग्राउंडनट बनाया गया है। रबी, खरीफ और जायद तीनों जो है अरेबिक ओरिजिन के हैं। सोसाइटी लैटिन ओरिजिन का है, से डिराइव किया गया है, जहाँ ओइकोज का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही की स्टडी करते हैं। अगला है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो ग्रीक वर्ड साइकी जिसका मतलब होता है साउल, और ग्रीक वर्ड या लोगोस जिसका मतलब क्या होता है स्टडी करना, उससे डिराइव किया गया है। कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, कम्युनिकेशन का वही मतलब होता है। इंटरप्रेन्योर वो एक फ्रेंच वर्ड है, इंटरप्रेड। अगला है मैन्योर, मैन्योर भी एक फ्रेंच वर्ड है, और कॉम्पोस्ट लैटिन वर्ड है। ये ओरिजिन वाला मामला फिनिश हो गया। अब आते हैं अपने चैप्टर 3 पे, फिर से हम स्विच कर जाते हैं येलो कलर में। अब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स देखेंगे एग्रीकल्चर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 70 मिलियन साल पहले क्या है, अर्ली प्राइमेट्स डेवलप किए थे जंगलों में। 70 मिलियन पहले अर्ली प्राइमेट्स का हिस्ट्री मिलता है। 40 मिलियन ईयर्स पहले मंकी एंड एप्स आए थे। 1.5 मिलियन ईयर्स पहले पहला ट्रू मैन यानी कि होमो इरेक्टस इमर्ज हुए थे। कहाँ पे इमर्ज हुए थे, इंडोनेशिया और अफ्रीका में। अभी कौन से हैं, अभी होमो सैपियन सैपियन है। होमो इरेक्टस यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि पहला ऑर्गेनिज्म जो सीधा मतलब 2 पैरों पे चलने लगे। पहले ये मंकी और एप्स तो 4 पैरों पे चलते थे, बट होमो इरेक्टस 2 पैरों पे चलने लगे थे। 1 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस जो है ये इंडोनेशिया और अफ्रीका में जो पाए गए, वहाँ से वो ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स के थ्रू माइग्रेट कर गए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। 0.8 मिलियन पहले टेम्परेट रीजन्स में वो पहुँच गए। 0.5 मिलियन पहले होमो इरेक्टस पाइकेंसिस, जिसे वो लर्न कर सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे फायर। पाइकेंसिस का मतलब भी फायर ही होता है। तो होमो इरेक्टस पाइकेंसिस लर्न किए थे यूज और कंट्रोल करना किसको, फायर को। ये कब उन्होंने मतलब आग का डिस्कवरी कब हुआ, 0.5 मिलियन ईयर्स पहले। अब हम देखते 0.4 मिलियन ईयर्स पहले मैनमेड शेल्टर्स, ट्री ब्रांचेस पे ह्यूमंस घर बनाने लगे थे। 32,000 ईयर्स पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 32,000 ईयर्स पहले क्रोम मैग्नन आए। क्रोम मैग्नन, फिर उसके बाद आए होमो सैपियंस सैपियंस। 10,000 बीसी पहले पेट एनिमल्स जैसे कि डॉग्स को मतलब पाला जाने लगा। पहला कल्टिवेटेड एनिमल कौन सा हो गया, डॉग हो गया। दूसरा कल्टिवेटेड एनिमल कौन सा है, सिप। लेकिन पहला एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है, सिप। सिप का डोमेस्टिकेशन कब हुआ है, 8700 बीसी पहले। 7700 बीसी पहले हमने गोट को डोमेस्टिकेट किया। 7500 बीसी पहले हम क्रॉप उगाने लगे। क्रॉप में सबसे पहले हमने वीट एंड बार्ले को उगाया था। इसमें भी स्पेसिफाई अगर करना हो तो पहले बार्ले उगाया गया है, तब वीट उगाया गया है। 6000 बीसी पहले क्या किया गया है, कैटल्स और पिग्स का डोमेस्टिकेशन किया गया है। 4400 बीसी पहले मेज का कल्टीवेशन हुआ है, और फिर राइस का कल्टीवेशन जो है वो 4000 बीसी पहले किया गया है।
3500 BC पहले पोटैटो का कल्टीवेशन हुआ है। वर्ल्ड की यहाँ बात करी जा रही है, इंडिया की नहीं। वर्ल्ड में 3500 BC पहले पोटैटो का कल्टीवेशन किया गया था। 3400 BC में व्हील का इन्वेंशन किया गया था, चक्का बना लिया गया था। 3000 BC में ब्रोंज को यूज़ किया जाने लगा था टूल्स बनाने के लिए। 3000 BC से पहले तो स्टोन्स यूज़ करे जा रहे थे टूल्स बनाने के लिए, बट ये ब्रोंज 3000 BC से यूज़ किया जाने लगा था। 2900 BC में प्लाव इन्वेंट किया गया था। ये आयरन प्लाव नहीं है, जो वुडन प्लाव है। 2900 BC में प्लाव इन्वेंट किया गया और इरीगेटेड फार्मिंग भी स्टार्ट की गई थी। 2700 BC में सिल्क मॉथ का डोमेस्टिकेशन किया गया, कहाँ पे? चाइना में। 2300 BC में चिकपी, पी, सरसों और कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। 2200 BC में क्या? फाउल, बफेलो और एलिफेंट्स का डोमेस्टिकेशन हुआ। 1800 BC में फिंगर मिलेट्स, जिसे हम कॉमनली रागी भी बोल देते हैं, उसका कल्टीवेशन हुआ है। यहाँ वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है। 1725 BC में सॉर्गम का कल्टीवेशन हुआ। 1500 BC में शुगर केन का कल्टीवेशन किया गया और वेल्स का यूज़ करा जाने लगा इरिगेशन करने के लिए। फिर हम बात करें 1400 BC में, तो आयरन यूज़ किया गया मिडिल ईस्ट में। यहाँ आयरन फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। 1000 to 600 BC में एज ऑफ आयरन बोला जाता है। आयरन पुलाव कब बना है? 600 BC के आसपास। और भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाए गए आयरन से। अब 543 से 491 BC में यहाँ रिफरेंसेस मिलते हैं फार्मिंग के, कहाँ? बुद्धिस्ट लिटरेचर में। अब हम उसके आगे बढ़ गए, अब BC से हम AD में आ गए हैं। 760 to 800 AD में पर्सियन व्हील यूज किया गया था। 900 to 1000 AD में क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन हुआ था एनिकुट्स एंड टैंक्स का। कृषि प्रसार और वृक्ष आयुर्वेद, ये मैनुअल्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और पहला एग्रीकल्चर का टेक्स्ट बुक कौन लिखा था? कश्यप ने लिखा था। और किस नाम से? कृषि सूक्ति। कृषि सूक्ति नाम से पहला टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वीं सेंचुरी में क्या क्या किया गया है? स्वीट ऑरेंज का कल्टीवेशन हुआ है, सॉर ऑरेंज का कल्टीवेशन हुआ है, वाइल्ड ब्रिंजल का कल्टीवेशन हुआ है और पोमोग्रेनेट का कल्टीवेशन किया गया है। 16वीं सेंचुरी में यहाँ अब जो भी बात करी जा रही है, इंडिया में इंट्रोडक्शन की बात करी जा रही है। एक तरह से इंडिया में फर्स्ट टाइम कब कल्टीवेट किया गया? तो 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज से ये डिफरेंट क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करे गए थे इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट तो था पोटैटो, नेक्स्ट है अपना स्वीट पोटैटो, अगला है एरो रूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैस्यूनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन और रबर। ये सब 16वीं सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ से? पोर्तुगीज से। 1550 AD में पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस किए थे ग्राफ्टिंग टेक्निक को हॉर्टिकल्चर में। 1550 AD में ग्राफ्टिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस करी गई इंडिया में। 1795 AD में फ्लोरा इंडिया पब्लिश किया गया था और विलियम फ्रोजर जो वो स्टार्ट कर दिए थे स्टडी करना पूसा के फार्म्स में, किस चीज़ से रिलेटेड? हॉर्स ब्रीडिंग से रिलेटेड। 1820 AD में क्या किया गया है? वेस्टर्न जमुना कैनाल बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? जीएल ब्लेन ने कंस्ट्रक्ट करा था वेस्टर्न जमुना कैनाल। 1824 AD में जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेयर पब्लिश्ड। 1824 में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जनरल्स पब्लिश किए जाने लगे। 1845 में आयरिश फेमाइन हुई, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। 1865 में बंगाल और उड़ीसा में फेमाइन आया जिसमें 15 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। 1868-69 में क्या हुआ? सेवरल फेमाइंस आए थे। हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की थोड़ा सा बात करेंगे। 1871 ग्रीन, हरियाली आ गई है मॉडर्न एग्रीकल्चर में, ग्रीन मार्कर का हम यूज़ करने वाले हैं। 1871 में डेयर को बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, फुल फॉर्म होता है डेयर का, वो 1871 में इस्टेब्लिश किया गया। 1874 में सीवियर फेमाइन आया था बिहार में। 1875 में IDM यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था और उसका हेडक्वार्टर उस टाइम कलकत्ता में था और आज के टाइम में उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो कि 1944 में शिफ्ट कर दिया गया था। 1876 में फेमाइन आया है मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में। 1877 में पंजाब में फेमाइन आया है और सेंट्रल प्रोविंसेस में भी फेमाइन आया था जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। 1880 में फेमाइन कमीशन को अपॉइंट किया गया। जितनी फेमाइंस आ रही थी तब जाके 1880 में फेमाइन कमीशन अपॉइंट किया गया था। 1882 में वेटेनरी कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है।
1882 में वो इंडिया में ही था। 1891 में डॉक्टर J.A. वेलकर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए और क्यों इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। फिर 1899 से 1900 में फिर से सीवियर फेमाइंस आए थे, ये विक्रम संवत में भी मेंशन था और उसको छपनिया काल भी बोला जाता है 1899 से 1900 को। फिर 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बनाया गया, आज भी एकदम तगड़ा चल रहा है। 1901 से 1905 ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम था। यहाँ पे 5 एग्रीकल्चरल कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए। 5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली में तो 6 इस्टेब्लिश किए गए, बट एक आज के टाइम में पाकिस्तान में चला गया, तो इंडिया में 5 एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए थे। पुणे उस टाइम तो इंडिया में ही 6 किए गए थे, बट आज के टाइम में उनमें से 5 इंडिया में है। पुणे में, कानपुर में, साबौर में, नागपुर में, लयालपुर और कोयम्बटूर, तो ये लयालपुर चला गया उधर। 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था। 1901 में ही फर्स्ट इंटेमोलॉजिस्ट निकोल डी नाइसवेली को अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट इंटेमोलॉजिस्ट कब अपॉइंट किया गया? 1901 में, और फर्स्ट इंटेमोलॉजिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? नायोनेल डी नाइसवेली, पहले इंटेमोलॉजिस्ट थे जो इंडिया में अपॉइंट किए गए थे। 1903 में मॉडर्न विलेज, जिसे कि हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, वो लॉन्च किया गया था। और किसने किया था? डेनियल हैमिल्टन ने। 1903 में ही H.M. लोफ्री को अपॉइंट किया गया था सेकेंड इंटेमोलॉजिस्ट। फर्स्ट इंटेमोलॉजिस्ट कब अपॉइंट हुए थे? 1901 में, और सेकेंड इंटेमोलॉजिस्ट कब अपॉइंट किया गया? 1903 में। दोनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। 1905 में IARI को इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम तो आई लास्ट वाला जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसमें आई इंडियन जो है, ये 1905 में जब इस्टेब्लिश किया गया था, आई से इम्पीरियल बोला जाता था। उसको इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? पूसा, बिहार में। लेकिन एक अर्थक्वेक आया 1934 में, उसकी वजह से उसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था 1936 में, और ये 47 के आसपास में आई इम्पीरियल से इंडियन हो गया था। 1919 में कंस्ट्रक्शन किया गया था रिफॉर्म्स का, एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट। 1919 में एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट आया था FL ब्रेनी के द्वारा। 1921 में श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट आया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1921 में मार्थेंडम प्रोजेक्ट आया था स्पेंसर हैच के द्वारा। 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट आया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर उसके बाद आदर्श सेवा संघ भी बनाया गया, वो कोल सिटोले ने बनाया। तो ये पांचों पॉइंट्स जो हैं एकदम से वी आई हैं, ईयर के साथ बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें। गुड़गांव प्रोजेक्ट, श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट, मार्थेंडम प्रोजेक्ट, सेवाग्राम प्रोजेक्ट किसने दिया है, कब दिया है। फिर 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी अपॉइंट करी गई, शॉर्ट फॉर्म में ICCC बोलते हैं। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसको हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो। 1921 में RCA यानी कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो था, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। कब सबमिट किया? 1928 में, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे 1929 में ICAR यानी कि इम्पीरियल, जो कि अब हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? न्यू दिल्ली में। 1930 में इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी बनी। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी को बनाया गया, और 1940 से मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग नाम से स्टार्ट कर दिया गया था, ICAR के द्वारा रिलीज करना, अभी भी होता है रिलीज। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड। 1942 में ही ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जो कि फेल हो गया था, तो उसको अगेन स्टार्ट किया गया 1947 में। 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ है, और ये किससे हुआ था? एलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कि राइस में एक डिजीज कॉज करती है। 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी बनाया गया। 1945 में कोकोनट कमेटी बनी, और 45 में ही टोबैको कमेटी भी बनाई गई, यानी कि इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी। फिर 1945 में इंडियन विलेज सर्विस इस्टेब्लिश किया गया था। 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में ही 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। और 46 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक उड़ीसा में है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और 46-47 में
फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय टी प्रकाशन एंड डी थारूगढ़। इंपॉर्टेंट क्या है, 1946-47 में फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1947 में ही इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी बनाया गया। 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी बनाया गया। 1948 के जनवरी में ZATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स को स्टार्ट किया गया था। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसको स्टार्ट किसने किया था? एल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था। 1949 में एरेकानट कमेटी बनाई गई। 20 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। और फिर एक साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को स्टार्ट किया गया। 1952 में 2 अक्टूबर को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट ईयर 1953 में 2 अक्टूबर को नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज स्टार्ट करी गई थी। 1956 में प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च किस किस पे? कॉटन, ऑयल और मिलेट्स पे। इसको शॉर्ट में हम PIRRCOM भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट्स। कॉटन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स। 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। AICRP कब स्टार्ट किया गया था? 1957 में। और कौन से क्रॉप पे? मेज पे। 1958 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था UGC एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। और 1958 में ही स्पाइसेस एंड कैश्यूनट कमेटी बनाई गई थी। अक्टूबर इन 1958 नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। अगेन 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया था, यानी ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इससे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। 3 टायर सिस्टम को रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता ने। और ये इनॉग्रेट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है कि पंचायती राज कहाँ स्टार्ट किया गया था? राजस्थान में। ये कितना था? 3 टायर सिस्टम था, जो कि 3 टायर सिस्टम कौन रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता जी ने। और इनॉग्रेट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में इस्टेब्लिश किया गया था और यह लैंड ग्रांट पैटर्न पे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, उसे हम पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया। 64 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। 65 में नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया गया, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। और 65 में ही नीलखेरी प्रोजेक्ट, जिसे हम मजदूर मंजिल के नाम से भी जानते हैं, SK दे ने उसको भी स्टार्ट करा था। 1965 में फर्स्ट DG या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR डॉक्टर BP पाल बने थे। 1965 में ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो अभी तक मेज पे चल रहा था, 1965 से अदर क्रॉप्स के लिए भी स्टार्ट हो गया। 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया था, जो कि एक ग्रीन रिवोल्यूशन के सक्सेस का मेजर रीजन माना जाता है। 1966 में ही डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन इस्टेब्लिश किया गया। 1966-67 को ग्रीन रिवोल्यूशन ईयर बोलते हैं। 1966-67 को ग्रीन रिवोल्यूशन ईयर बोलते हैं। 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम लाया गया था, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के सक्सेस का मेजर रीजन बना था। 1967-68 में फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था और 1969 में सेकेंड इरीगेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया। 1971 में मिनी किट प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था। 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था, जिसे हम शॉर्ट में AICRP DLA बोलते हैं। 1971 में स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FEDA को स्टार्ट करा गया था। 1971 में ही मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर प्रोजेक्ट MFAL को स्टार्ट करा गया था। 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि DARE को इस्टेब्लिश किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में स्टार्ट किया गया था। 1973 में एग्रीकल्चर रिसर्च सोसाइटी यानी कि ARS को स्टार्ट करा गया और 1 नवंबर 1973 को
ASRB को भी इस्टेब्लिश किया गया था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? जी गोडकर के रिपोर्ट के बेसिस पे किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था और 1973 में ही मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम भी स्टार्ट करा गया था। 1973-74 में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और 1974 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम T&V फॉर्मुलेटेड बाय डेनियल बेनोर एंड बक्सेट ऑफ इजराइल। 1974 में कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टार्ट करा गया। 1974 में ही मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी स्टार्ट करा गया था और 1974 में ही कृषि विज्ञान केंद्र ये मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे पहला केवीके पांडिचेरी में बना के स्टार्ट कर दिया गया। यानी कि केवीके फर्स्ट केवीके कब लगा है? 1974 में। कहाँ लगा है? पांडिचेरी में लगा है। किसके रिकमेंडेशन पे लगा है? मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे लगा है। और पांडिचेरी में जो फर्स्ट केवीके बनाया गया वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर दिया गया है? TNAU के अंदर। फिर 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। 1976 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया है। 1976 में स्टार्ट किया गया था अंत्योदय योजना और 1976 में ही नार्म हैदराबाद में स्टार्ट किया गया था नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। 1976 में और एक काम हुआ है और वो है अशोक मेहता कमेटी ने प्रपोज किया था 2 टायर पंचायती राज सिस्टम को। 3 टायर किसने किया था? आपको याद होगा। 1977-78 में क्या किया गया? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में DDP भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट किया गया था। और अप्रैल 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया था और यह फाइनेंशियल ईयर 1978 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इसको हम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। 1979 में ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसको स्टार्ट करा गया था और 1979 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि नार्प, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, उसको स्टार्ट किया गया। अब 1 जून 1979 को लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम हैशटैग लगा दिया करेंगे। तो ये लैब टू लैंड प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 1979 में। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ICR के गोल्डन जुबली के ओकेजन पे स्टार्ट किया गया था। 1980 में क्या स्टार्ट किया गया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट किया गया है? 1980 में स्टार्ट किया गया है। आगे हम देखते हैं 1982 में डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज में जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनको उनके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया? 1982 में। 1982 में ही काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ प्लेसेस एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी जिसको स्टार्ट करा गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टार्ट करा गया। ये आपके लिए VVI हो जाता है। नाबार्ड कब स्टार्ट करा गया है? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1983 में नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम इसको स्टार्ट करा गया। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इस रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया था और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई गई थी और आज के टाइम में इसको नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाना जाता है। 1985 में भी इंदिरा आवास योजना IAY इसको स्टार्ट करा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंदिरा आवास योजना कब लाया गया? 1985 में। 1986 में क्या हो गया? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। और 1986 में और एक काम हुआ है, वो क्या है? नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेनफेड एग्रीकल्चर के रेनफेड एरियाज में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया था। और 86 में ही नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट का फेज 2 स्टार्ट हो गया था। 1989 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करा गया। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट करा गया था? 1989 में। अब 1994 में महिला समृद्धि योजना शुरू किया गया। महिला समृद्धि योजना कब शुरू किया गया? 1994 में। और 1995 में क्या हुआ था? ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ICR का जो विलेज लिंकेज प्रोग्राम था उसको स्टार्ट करा गया था। 1996 में क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया नेशनल जीन बैंक। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया नेशनल जीन बैंक। 1998 में ICR नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसे हम NATP के नाम से जानते हैं,
उसको फंडिंग मिली थी किससे? वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली थी। आगे हम देखते हैं 1998 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट करी गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी इम्पोर्टेंट है। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब लाया गया है? 1999 में। 1999 में ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी लाया गया है। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लाया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाया गया है और नेशनल रूरल लाइव स्टॉक मिशन उसका नया नाम है। आज के टाइम में क्या नाम है उसका? नेशनल रूरल लाइव स्टॉक मिशन। आगे हम बढ़ते हैं 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लाया गया किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए। फिर दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना इसको स्टार्ट करा गया और दिसंबर 2000 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी स्टार्ट हुआ था। आगे हम अपना ये रिसेंट में आ गया अप्रैल 2004 में क्या हुआ है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज इसको इम्प्लीमेंट कब से किया गया है? 1/4/2004 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से इसको स्टार्ट किया गया है। बाद में 2014-15 में मर्ज करा दिया गया इसको न्यू स्कीम में। कौन से स्कीम में? नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम में इसको मर्ज कर दिया गया था। कब? 2014 एंड 15 में। अगेन 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और 2004 में एक और काम क्या हुआ है? 2004 में इनॉग्रेशन हुआ है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में NASC भी बोलते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में बनाया गया है। उसका इनॉग्रेशन किया गया। अगेन 2004 में मैरीन फिशिंग पॉलिसी बनाई गई थी और 2004 में ही नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 18, 2004 और ये किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के। अब मई 2005 में क्या किया गया था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब स्टार्ट किया गया है? मई अगर भूल भी जाए तो 2005 बिल्कुल नहीं भूलना है। कब स्टार्ट किया गया है? 2005। अब 2005 और 6 में क्या हुआ है? भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एंड आर्ग्यूइंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इरिगेशन, रोड्स बनाना, उसमें हाउसिंग करना, वाटर सप्लाई करना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ये सबको एक साथ स्टार्ट किया गया था। किसके अंदर? भारत निर्माण। 2006 एंड 7 में क्या हुआ है? नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्ट किया गया था, बांस। 2006 में ही ICAR ने लॉन्च करा था नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट और इसका फाइनेंशियल सपोर्टर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। 2006 में अगेन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टार्ट किया गया था, जिसे हम बहुत फेमस मनरेगा के नाम से जानते हैं। ये भी ईयर बहुत बार पूछा गया है। 2006 में ही नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी स्टार्ट करा गया। एग्जैक्ट डेट इसका क्या है? 3/11/2006। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, ये एग्जैक्ट डेट ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगस्त 2007 में क्या हुआ है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को स्टार्ट किया गया और 2007 में ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्टार्ट किया गया। अप्रैल 2014 अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसको मर्ज कर दिया गया था एक नए प्रोग्राम में। कौन से प्रोग्राम में? प्रोग्राम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें NHM को मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? 2014 में। आगे हम देख लेते हैं ICAR से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ICAR के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कहानी ICAR की शुरू होती है 1926 से। कब शुरू होती है? 1926। क्या होता है? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बैठता है और उसके हेड थे लॉर्ड लिनलिथगो। और यह रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंड करता है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या रिकमेंड करता है? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाने के लिए। और ये क्यों बनाया जाए? ताकि हम प्रमोट कर सके और गाइड कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके एग्रीकल्चरल रिसर्च को थ्रू आउट द इंडिया। तो 1926 में इसकी नींव रखी गई। फिर 1928 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये अपना पूरा रिपोर्ट बना के सबमिट करता है। फिर आता है अपना 16 जुलाई 1929, एकदम से VVI डेट, बिल्कुल नहीं भूलने वाला।
क्यों वीवीआई? क्योंकि इसी दिन आईसीआर का सेटअप हुआ था, 16 जुलाई 1929। कैसे इसको स्टार्ट किया गया था? एक रजिस्टर्ड सोसाइटी इसको स्टार्ट किया गया था अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 18। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इसको रिकमेंड किया था, और किसके लीडरशिप में ये किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के। अब देखो मार्च 1946 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह के प्रेसिडेंटशिप में यह डिसाइड किया गया था कि इंपीरियल से इसको इंडियन कर दिया जाएगा, और आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। 1946 यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले की बात चल रही है यहाँ पे, तभी इसको इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया था। 1965 में फर्स्ट डीजी आईसीआर के अपॉइंट करेगा, एक्चुअली इंडियन डीजी, और वो कौन है? डॉक्टर बीपी पाल है। यहाँ ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाता है। डॉक्टर बीपी पाल इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन डीजी ऑफ आईसीएआर। आगे हम देखते हैं 1966 में आईसीआर वाज मेड एज फुल्ली ऑटोनोमस। 1966 में आईसीआर को कैसे बना दिया गया? फुल्ली ऑटोनोमस बना दिया गया। किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया? एग्रीकल्चर रिव्यू टीम, एग्रीकल्चरल रिव्यू टीम के रिकमेंडेशन पे 1966 में आईसीआर को फुल्ली ऑटोनोमस बना दिया गया। आगे देखते हैं जून 1972 में गजेंद्र गढ़क कमेटी कंस्टिट्यूट करी गई थी, और यह कमेटी क्यों कंस्टिट्यूट करी गई थी? ताकि वो रिव्यू कर सके, क्या चीज़ को रिव्यू कर सके? रिक्रूटमेंट और पर्सनल पॉलिसी जो है आईसीआर की उनको रिव्यू कर सके। और उसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1973 को। तो 1973 को जब उसका रिपोर्ट सबमिट हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि डेयर को क्रिएट किया गया। और कहाँ क्रिएट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर में। ये भी वीवीआई हो जाता है। यहाँ भी ये डेयर को कब क्रिएट किया गया? 1973 में। और किसके अंदर में क्रिएट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर में क्रिएट किया गया। 1973 में ही एआरएस यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज को भी स्टार्ट करा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं 1973 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एएसआरबी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1973 को। और किसके रिकमेंडेशन पे? अभी जो हमने देखा गजेंद्र गौडकर कमेटी, ये उनका रिपोर्ट 1973 में सबमिट हुआ था, और 1973 में ही तीनों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डेयर, एआरएस एंड एएसआरबी को स्टार्ट करा गया था। और ये हमेशा याद रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन है? आईसीआर के प्रेसिडेंट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। जो भी यूनियन मिनिस्टर होंगे एग्रीकल्चर के, वही हमेशा आईसीआर के प्रेसिडेंट होते हैं। और डीजी ऑफ आईसीआर, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ डेयर भी बोलते हैं, यानी कि वही होते हैं। डीजी ऑफ आईसीआर और सेक्रेटरी ऑफ डेयर सेम ही पर्सन होते हैं। डेयर क्या है? अभी हमने देखा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ है 1973 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट आईसीआर के कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है सर मोहम्मद हबीबुल्ला। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आईएआरआई के बारे में देखते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक देख के इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे, फिर इसके आगे से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ध्यान फोकस बनाए रखना है अपना। 1905 में क्या होता है? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? पूसा बिहार में एस्टेब्लिश किया गया। और वहाँ उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। ये पूसा बिहार जो लोकेशन है, पहले कहाँ पड़ता था? वेस्ट बंगाल में पड़ता था। अब एक नाम यहाँ पे आता है हेनरी फिलिप्स। हेनरी फिलिप्स जो है ये एक अमेरिकन सिटीजन है, जिन्होंने 9 लाख रुपीज़ डोनेट करी थी इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। तो चूंकि मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं के द्वारा आया था, इसलिए इसका जो मेन बिल्डिंग है उसका नाम है फिलिप्स लेबोरेटरी, या फिर 9 लाख डोनेट किए थे, इस वजह से 9 रखा। आगे हम देखें 1911 में इसको रीनेम कर दिया गया था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले जो बना था क्या नाम था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1911 में क्या नाम हो गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1923 में यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप के कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया गया था। 1934 में एक मेजर अर्थक्वेक आता है, और फ्लड की वजह से भी जो बिल्डिंग है वो पूसा में पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। 1934 में यहाँ बिल्डिंग डैमेज हो गई, इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ गया। 1936 में क्या है कि इसको शिफ्ट कर देते हैं। हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? पूसा रोड, न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। और 1936 में बी विश्वनाथन जो है वो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने आईएआरआई के। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर आईएआरआई के कब बने हैं? 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि यहाँ इसमें सारे ही ईयर्स इंपॉर्टेंट है। 1936 में बी विश्वनाथन जो है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने हैं आईएआरआई के। और 1947 यानी कि आज़ादी के टाइम आईसीएआर को कब किया गया? आज़ादी से 1 साल पहले। और आईएआरआई को कब रिनेम किया गया? आज़ादी के मतलब आज़ादी मिलने के बाद। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया 1947 में।
आगे हम देखें अगर 1958 में, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में, और ये यूजीसी ग्रांट एक्ट 1956 के अंदर इसमें पीजी स्कूल्स को भी इस्टेब्लिश कर दिया गया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। आगे जो है अपना यूनिट 4, जिसमें आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं और अदर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड कीप स्टडिंग। बाय।